हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमृतांशु पांडे एनजीईआरटी ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। हम गणित पढ़ रहे हैं और गणित में हमने क्या पढ़ा अब तक? नंबर सिस्टम के हमने 4 लेक्चर पढ़ लिए हैं और चौथे लेक्चर में हमने पढ़ा था विभाज्यता का नियम क्या होता है। आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और हम आपको पढ़ाएंगे बॉड मास और यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना। ठीक, बॉड मास मतलब कोका भाग जोड़, ठीक, और यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक निकालना हम आपको सिखाएंगे। देखिए दोस्तों, आपके लिए बेसिक बहुत ही जरूरी है क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपसे बेसिक से ज़्यादा कोई भी सवाल पूछी नहीं जाती। अब तक मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई हैं, मैंने आपको भिन्न, दशमलव और बेसिक जोड़ गुणा और घटाना भाग बताया है। इससे बाहर बॉड मास में कुछ नहीं पूछता। बॉड मास में क्या होता है? केवल एक चीज़ का परिवर्तन होता है कि आपसे ये कोष्ठक के बारे में भी अब यहाँ से पूछना शुरू करता है। और ये नंबर सिस्टम के अंदर सिंप्लीफिकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसी के साथ इकाई का अंक निकालना ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक टॉपिक और आपका आता है जिसे कहते हैं नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या निकालना। ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये तीनों टॉपिक आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में तो आती ही हैं, साथ में यूपीएसआई में भी पूछी जाती हैं और यूपीएसआई में यहाँ से बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं जिसमें प्रतिदिन कोई ना कोई अफवाह आती है कि 2400 पोस्ट निकल रही है, कोई कहता है 8000 पोस्ट निकल रही है, कोई कहता है 800 पोस्ट निकल रही है, ये तो किसी को भी नहीं पता कि पोस्टें कितनी आएंगी। लेकिन ये डैम श्योर है कि बहुत जल्द ही यूपीएसआई की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप ग्रेजुएशन हो चुके हैं, तो अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इसको करते रहिए और साथ साथ यूपीएसआई की भी तैयारी आप बेहतरीन तरीके से करते रहिए। सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आपको वही हिंदी, वही मैथ, वही रीजनिंग और वही जीएस पढ़ना है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन के लेवल का डिफरेंस हो सकता है लेकिन सिलेबस का बिल्कुल डिफरेंस नहीं होगा। हो सकता है रीजनिंग में कुछ चैप्टर बढ़ जाए आपके, जैसे मशीन इनपुट हो गया, पजल आपको अच्छे लेवल की देखने की मिल सकती है। हो सकता है कुछ चैप्टरों में कुछ लेवल में डिफरेंस मिल जाए लेकिन इससे ज़्यादा अंतर उसमें नहीं आएगा। तो आप इन तीनों टॉपिक्स को, बॉड मास और यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना और नंबर ऑफ जीरोज अर्थात शून्यों की संख्या, तीनों को निकालने का तरीका देखिए और बेहतरीन तरीके से देखिएगा। चीज़ों को दिमाग में अपने सेट कीजिएगा क्योंकि ये सब चीज़ें कैलकुलेटिव होती हैं। ट्रिक कुछ होता नहीं है, ट्रिक केवल एक बहकाने की चीज़ है। आपको अगर बहकाना है तो आपको बता दिया जाएगा, आप ट्रिक याद कर लीजिए। लेकिन आप कितनी चीज़ों की ट्रिक याद करेंगे? हर चैप्टर में मैथ के कम से कम आपको 10 से 15 टॉपिक मिलेंगी और हर टॉपिक पे आपको 4 से 5 ट्रिक मिलेंगी। अब बताइए, अगर आपके पास 20 चैप्टर है, मान लीजिए आप 20 से ज़्यादा चैप्टर, लेकिन मैं 20 मानता हूँ, और 10 टॉपिक है तो आपके पास 200 टॉपिक हो गई और हर टॉपिक के अगर 4 भी ट्रिक हैं तो भी आपके पास 800 ट्रिक हो गई। अब बताइए, अगर आपको रटना होगा तो आप जीएस रटेंगे, हिंदी रटेंगे या फिर आप बैठ के मैथ की ट्रिक रटेंगे। इसलिए मैथ को हमेशा क्या करना चाहिए? कैलकुलेशन का फंडा यूज करना चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो आपको कभी मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि पूरी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन बेस्ड आती है। और कभी हाई स्कूल से ऊपर के लेवल का, 10th स्टैंडर्ड से ज़्यादा के लेवल का मैथ नहीं पूछता। बहुत पहले जिन्होंने यूपी बोर्ड पास किया होगा आप उनसे पूछिएगा, जिन्होंने 2009 में 2010 में जो है पास किया होगा यूपी बोर्ड का एग्जाम हाई स्कूल का। उस टाइम हाई स्कूल में 2 किताबें होती थी। कौन कौन सी? देखिए, एक तो आपका साइंस साइड होता था और एक आपका आर्ट साइड होता था। साइंस साइड में जो होती थी आपकी गणित होती थी, सामान्य गणित जिसे कहते हैं, और आर्ट साइड में आपकी क्या होती थी? प्रारंभिक गणित। और आज तक किसी भी एग्जाम में इस प्रारंभिक गणित से ज़्यादा के कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है। इसी में बेसिक एकदम फंडे थे और ये सब चीज़ें आजकल आपको 8th लेवल पे ही मिल जाएंगी।
तो अब आप समझ लीजिए, अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, इंटरमीडिएट किए हुए हैं और आपसे 8th लेवल की चीज़ें पूछी जा रही हैं और आप कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो कितना सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप सब्जी लेने जा रहे हैं, आप घर का सामान खरीदने जा रहे हैं, आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, हर जगह आप मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपको हर जगह हिसाब करना ही है। अब सोचिए, जो मैथमेटिक्स आप पूरे दिन अप्लाई करते हैं, हर जगह अप्लाई करते हैं, यहाँ तक कि आप रूम पे खाना बनाते हो तो वहाँ रोटियाँ तक गिन लेते हैं, तो आपको आखिरकार सवाल लगाने में क्या समस्या होती है? समस्या क्या होती है आपको मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि आपका क्या है, बेसिक नहीं क्लियर है। और अगर आपका ये बेसिक क्लियर हो गया, जिसे क्या कहते हैं, कभी कभी कोई कह देता है सर फाउंडेशन नहीं क्लियर है। अब बिना फाउंडेशन के भैया कुछ आप निर्माण नहीं कर सकते हैं, बिना फाउंडेशन के निर्माण नहीं हो सकता है। तो मैं आपको यही बेसिक बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसी से आपका फाउंडेशन होगा, फिर ही आप कुछ निर्माण कर पाएंगे। देखिए, बड़ी कोचिंगें भी हैं आपके पास बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं। आप किसी भी कोचिंग से पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन पे भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। लेकिन क्या होता ये है कि भाई आप फर्क देखिए, जब कोई बच्चा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देता है, ठीक, तो सीजीएल में क्या होता है, कुछ बच्चे आपके आईसीएससी और सीबीएसई से आए होते हैं, ठीक। अब इनकी तो इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी है, क्योंकि इनको इंग्लिश मीडियम से हमेशा पढ़ना है। लेकिन जो बच्चे स्टेट बोर्ड से आ रहे हैं, और स्टेट बोर्ड में भी क्या, एमपी हो गया आपका, यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक, आपका छत्तीसगढ़ हो गया। अब यहाँ सब पर्टिकुलर हिंदी में स्टेट बोर्ड चल रहे हैं, तो उनको इस इंग्लिश में समस्या होती है, ठीक। इन स्टेट बोर्ड को इंग्लिश में समस्या होती है, जबकि यही सीबीएसई और आईसीएसई वाले यहाँ से इंग्लिश में लीड लेते हैं। अब यही स्टेट बोर्ड वाले जिन्होंने 8th तक अगर उनको अच्छे टीचर मिल गए प्राइमरी और मिडिल में, ठीक, तो उनकी जो मैथमेटिक्स अच्छी हो जाती है, साथ में हिंदी भी अच्छी हो जाती है। अब एसएससी हिंदी से बचता है, केवल एसएससी जीडी ही एक ऐसा एग्जाम है जिसमें वो हिंदी को ऑप्शनल रखता है, बाकी लगभग वो किसी एग्जाम में अपने हिंदी नहीं पूछता है। अब सोचिए, यहाँ पे एक लैग करते हैं कि नहीं करते हैं, तो इसके लिए क्या जरूरी होता है, उनको सबसे ज़्यादा बेसिक जरूरी होता है। अगर उनको बेसिक बता दिया जाए तो वो चीज़ों को बड़े आसानी से बना लेंगे, क्योंकि ये बच्चे पढ़ने में इनसे ज़्यादा तेज होते हैं, ये सेंट्रल बोर्डों से ज़्यादा तेज स्टेट बोर्ड वाले बच्चे होते हैं। लेकिन क्या होता है, इनका बेसिक वीक होता है। अब यही बड़ी कोचिंगें क्या करती हैं, ये तेज बच्चे जो हैं, जो ज़्यादा मेधावी छात्र होते हैं, उनको ध्यान रख के पढ़ाना शुरू करती हैं। अब आपको अगर दशमलव का भिन्न जोड़ घटाना नहीं पता है और आपको कोई सीधे सीधे बॉडमास समझाने लगे, तो आप ही सोचिए आप कितना समझ पाएंगे। एट द टाइम आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रही है, लेकिन बाद में जब आप खुद उन सवालों को लगाना शुरू करेंगे तो आप फंसना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप लगा भी पाएंगे तो आपको वही सवाल लगाने में, जो 30 सेकंड की सवाल होती है, आपको लगाने में 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आप कभी भी करिए, मुझसे ना पढ़िए आप, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं पसंद हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कभी भी बड़ी कोचिंग ना प्रीफर कीजिए, हमेशा छोटी कोचिंग प्रीफर कीजिए, क्योंकि वहाँ पे बच्चे कम होते हैं और आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही है, एक बार आप, 2 बार आप, 10 बार आप खड़े होकर पूछ सकते हैं। अगर बड़ी कोचिंग में कहीं 1000 बच्चा बैठा हुआ है और आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो क्या आप पूछने की हिम्मत कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और कितनी बार आप पूछेंगे? आपने एक बार पूछ लिया कि सर ये नहीं समझ में आया, हमको बता दीजिए, आप 2 बार पूछ लेंगे, 3 बार पूछ लेंगे, लेकिन उसके बाद आप नहीं पूछ पाएंगे। और बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आती, क्यों? क्योंकि आपको उनका कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। अब देखिए, मैं आपको बॉडमास पढ़ा रहा हूँ, अब तक जो मैंने पढ़ाया है आप उसे ध्यान से देखिएगा और चीज़ों को समझिएगा, वो सारी चीज़ें इस बॉडमास में ही निहित रहेंगी, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। अब बॉडमास में भैया क्या होता है, एक होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट कौन कौन से होते हैं उसको समझिए आप। ब्रैकेट 4 तरह के होते हैं। एक तो होता है ऐसे लाइन खींची होती है, जिसे बोला जाता है बार कोष्ठक। कौन सा कोष्ठक? बार कोष्ठक, ठीक। उसके बाद एक ऐसे बना होता है, इसे बोलते हैं छोटा कोष्ठक, ठीक, छोटा कोष्ठक। इंग्लिश में शायद इसे स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। देखिए इंग्लिश मेरी कमज़ोर है, मैं भी यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, इंग्लिश कमज़ोर है, तो आप लोग मज़ा ना लीजिएगा कभी। इसे बोलते हैं मझला ब्रैकेट, ठीक, मझला कोष्ठक।
या अंग्रेजी में शायद इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, और इसे बोलते हैं बड़ा कोष्ठक। आई बात समझ में? ये 4 तरह के आपके पास कोष्ठक होते हैं, और आपको चिन्हों को कैसे अप्लाई करना है भाई, ये भी आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं। अब देखिए, अब सवाल आपके पास कैसे होते हैं। सबसे पहले चीज तो बॉड मास का मतलब क्या होता है, देखिए आप, बॉड का मास का मतलब होता है भैया को का भाग जोग। ठीक, अब एक एक चीज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो कोष्ठक, ठीक, उसके बाद का मतलब कहीं कहीं ऑफ दिया रहता है, ठीक, फिर भाग होता है, फिर गुणा होगा, और फिर जोड़ होगा, और फिर घटाना होगा। आप हर चीज को क्रम से लेके चलेंगे, आप कभी पहले घटाना नहीं करेंगे। आप पहले घटाना कर देंगे, आपकी सवाल गलत हो जाएगी। आपको सबसे पहले कोष्ठक को तोड़ना है, फिर ऑफ को ढूंढना है, भाग ढूंढना है, गुणा ढूंढना है, फिर जोड़ ढूंढना है, फिर घटाना ढूंढना, चीज़ों को सॉल्व करते चले जाना है। आप बेहद आसानी से सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है, किसी को नोट डाउन करना है तो बाद में वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकता है। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं, वीडियो आपके पास 24 घंटे उपलब्ध है। अब देखिए, ये चीज़ें हो गई। अब मैं बताता हूँ, जैसे आपके पास कोई सवाल आई, किसी ने कहा 3 गुणे 5, ठीक, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे मान लीजिए उसने प्लस लगा दिया, ठीक है। उसने कहा 2, चलिए यहाँ मैं 4 ले लेता हूँ, 4 भागे 2 गुणे 3, और छोटा ब्रैकेट 2 गुणे 3, ठीक, प्लस 2 प्लस 3 के ऊपर बार, और ये ब्रैकेट बंद। अब यही सवाल आपको मान लीजिए दी हुई है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे, कोष्ठक ढूंढेंगे। और कोष्ठक में कौन सा कोष्ठक, सबसे पहले आप क्या तोड़ेंगे, बार कोष्ठक को, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, और फिर बड़ा कोष्ठक। अब हम इसमें ढूंढते हैं बार कोष्ठक हमारे पास कहाँ पे है। बार कोष्ठक हमारे पास कहाँ पे है, ये देखिए 2 प्लस 3, 2 और 3 जब जोड़ेंगे, अब यहाँ पे जोड़ नहीं मैटर करेगा, क्योंकि आपके पास सबसे पहले क्या मिल गया, बार कोष्ठक मिल गया। तो बार कोष्ठक के अंदर जो चीजें हैं हम उसे पहले सॉल्व करते हैं। अब हमें इससे नहीं मतलब उसके अंदर जोड़ है, घटाना है, गुणा है या भाग है। तो 3 2 कितना हो गया भैया, ये 3 2 मिला के हो गया यहाँ पर 5। अब ये 5 हो गया, इसके आगे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। अब देखिए, अब ये छोटा ब्रैकेट है। अब जब हमने बार कोष्ठक सॉल्व कर लिया, अब चीज़ों को ऐसे अभी लिख लेते हैं। अभी आप लोगों को बेसिक है तो सीधे हम नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक। ये हो गया बंद, इधर से ये बंद हो गया, और यहाँ पर प्लस 3 गुणे 5। अब देखिए, अब हम छोटा कोष्ठक ढूंढेंगे। छोटा कोष्ठक कहाँ पे है, यहाँ पर है। तो 2 गुणे 3 कितना होता है, 6 होता है। अब ये 6 और प्लस 5 आ गया, और यहाँ पे 3 था, कोई चिन्ह जब नहीं होता बीच में तो यहाँ गुणा माना जाता है। और ये 2 भागे 4, और इधर गुणे, ये गुणे 3 है ही है, ठीक। यहाँ तक हम चीज़ों को लेकर पहुँच गए, और ये 3 गुणे 5 और प्लस का चिन्ह है, ठीक। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, अब तो केवल यही मझला ब्रैकेट बचा। अब मझला ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं उसको नियम से सॉल्व करेंगे। कैसे, अब कोष्ठक का तो खत्म हो गया, का था ही नहीं, कोष्ठक खत्म हो गया। अब आप देखिए भाग, सबसे पहले अब आप क्या करेंगे, भाग 2 दूनी 4, अर्थात अब यहाँ पे क्या आएगा, 3 गुणे 5 और प्लस मझला ब्रैकेट 2 आ गया भाई, 2 दूनी 4, भागफल 2 आ गया, गुणे 3 और गुणे 6 और प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, अब हम गुणा करेंगे। तो 2 तिहाई 6, भाई भाग के बाद गुणा है, 2 तिहाई 6 और 6 छंग 36। अब ब्रैकेट के अंदर आपके क्या आया, अब यहाँ पे आ गया 3 गुणे 5 और प्लस मझला ब्रैकेट स्टार्ट 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 छंग 36, 36 और प्लस का 5, ठीक। ये ब्रैकेट बंद। अब देखिए, अब ब्रैकेट के अंदर जो है उसको खत्म कीजिए, अंदर क्या है, जोड़ बचा है। तो 3 गुणे 5 और प्लस 36 5 41, ठीक। यहाँ तक आप पहुँच गए, 41 आ गए। अब ये ब्रैकेट समझ लीजिए आपका खत्म, क्योंकि इसके अंदर का सब सॉल्व हो चुका है। अब बचा क्या आपके पास, 3 गुणे 5 धन 41। तो अब गुणा है, पहले गुणा कीजिए तब आप जोड़ कीजिए, 5 तिहाई 15
और प्लस का 41, 41 15 भैया 56, आंसर कितना आया हमारा 56। ठीक, इस क्रम में आपको सवाल को इसको सॉल्व करना है, आपको कोई क्रम छोड़ना नहीं है। कोष्टक सबसे पहले सॉल्व होगा, और कोष्टक में कौन सा, सबसे पहले बार कोष्टक 1 नंबर पर, फिर 2 नंबर पर आपका छोटा कोष्टक, 3 नंबर पर आपका मंझला कोष्टक, और 4 नंबर पे आपका बड़ा कोष्टक। और उसके बाद कोष्टक के अंदर भी अगर आपको कहीं पहले भाग मिलता है तो आप भाग करिए, उससे पहले अगर ऑफ मिलता है तो ऑफ करिए। और ऑफ का मतलब कुछ होता नहीं, ऑफ को हटा के आपको वहाँ गुणा लगाना होता है, लेकिन इस जो ऑफ की जगह पे गुणा आया है, आपको इस गुणे को पहले सॉल्व करना होता है। ठीक, उसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। आप इसी क्रम में करते रहिए, आपके सवाल कभी गलत नहीं होगी। लेकिन अब कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी, आपको चीज़ों को तेज़ी से याद करना, जैसे 2 3 5, 5 प्लस यही सोचते हैं आप, 2 3 6, अब यहाँ पे 6 आ गया तो ये कोष्टक खत्म, और 6 5 11, लेकिन अब ये 6 और 5 11 नहीं करना था आपको, यहाँ 3 के साथ गुणे का चिन्ह भी था, तो 6 3 18, और यहाँ 2 से भाग देते, 18 दूनी मतलब ये 18 आया था, ये 2 दूनी 4, 18 दूनी 36, अब 5 था 41, ब्रैकेट खत्म 41, और ये 5 3 15, 41 15 56। एक लाइन में आप सवाल को खत्म कर सकते थे। कितना लगता, 30 सेकंड लगता, 30 सेकंड से भी कम टाइम लगता आपको, लेकिन मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस बताया कि सवाल को आपको सॉल्व कैसे करना है। यही चीज़ आप अगर मन में करेंगे, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप मन में करते चले जाइए, बस आप क्रम का ध्यान रखिए, आपकी सवाल 30 सेकंड से कम टाइम में भी सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों अभी आपने बोर्ड मास का एक क्वेश्चन देखा, अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर में बोर्ड मास के 2 क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, 2 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आए तो कई क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे सिलेक्टिव 2 क्वेश्चन उठा लिया है जो मैं आपको समझाऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप इसी पैटर्न पे बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपको मैंने कहा था किसी भी प्रकाशन की बुक ले लीजिए, लेकिन अगर आप मेरी सलाह माने तो एक चक्षु प्रकाशन आता है, चक्षु प्रकाशन ऐसे करके आता है। ठीक, अब मैं आपको इसलिए सजेशन दे रहा हूँ कि मैंने भी इसकी किताबें कुछ बार पढ़ी हुई हैं, जैसे मैंने इसकी योजनाएं पढ़ी हुई हैं, बड़ी अच्छी किताब है, और डाटा जो है इनका बहुत ही ठीक रहता है, कभी इनके डाटा में कोई एरर नहीं आता है, हर क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन का पैटर्न भी इनके बिल्कुल ठीक रहता है। और साथ साथ इनकी आप डिस्क्रिप्टिव बुक भी पढ़ सकते हैं, अर्थात आप प्रैक्टिस सेट के अलावा इनकी किताबें अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए भी पढ़ सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की तो बहुत महंगी नहीं है, आप इसको ले लीजिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट इसका। ठीक, और अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो एमपी पुलिस कांस्टेबल की भी आप बुक इनकी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी किताब है। मैं पर्सनली आपको ये प्रकाशन सजेस्ट कर रहा हूँ, बाकी मार्केट में बहुत सारे प्रकाशन आपको मिलेंगे, लेकिन कुछ प्रकाशनों में क्या है कि आपको क्वेश्चन में एरर देखने को मिलेगा, और आप पूरा दिन लगाते रहेंगे, वो सवाल आपसे लगेगी नहीं। तो आप हमेशा ऐसे प्रकाशन को चूज कीजिए जिसमें आपको क्वेश्चन में एरर देखने को ना मिले, और उनका सॉल्व भी साथ साथ ठीक रहे, ताकि कभी मान लीजिए आपको मुझसे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता और आप बुक पर ही टाइम देना चाहते हैं, तो आप कम से कम आसानी से चीज़ों को समझ सकें। ठीक, तो दोस्तों अब देखिए, ये दोनों सवाल आप देखिए प्रीवियस ईयर में जो आए हुए थे। यहां पर देखिए क्या है, 48 भागे बड़ा ब्रैकेट 35 माइनस मझला ब्रैकेट 30 माइनस छोटा ब्रैकेट 31 माइनस 60 भागे 4 गुणे 5, और तीनों ब्रैकेट बंद। अब मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले आप ब्रैकेट ढूंढना शुरू कीजिए, तो क्या है, छोटा ब्रैकेट है आपके पास, बार ब्रैकेट तो उसमें है नहीं, तो आप छोटा ब्रैकेट में शुरू कीजिए। अब छोटा ब्रैकेट में आपको सबसे पहले मैंने क्या करने के लिए कहा था, भाग। तब आप अगर भाग करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 31 माइनस 15, 4 से 60 में भाग देंगे तो 15 आएगा, और गुणे 5। भाई 60 से अगर 60 में अगर आप 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 2 20, और 4 पंचे 20। ठीक, आ गया ना 15, यही 15 मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप 60 में 4 से भाग देंगे, 60 भागे 4 का मतलब ऐसा होता है भैया, अगर ये चिन्ह आपके पास लगा तो इसका मतलब होता है 60/4, और इसका मतलब होता है 4 ऐसे और 60 ऐसे। ठीक, अब देखिए, अब ये छोटा ब्रैकेट हमने बंद कर दिया, मैं इतना ही अभी पूरे ये चीज़ें ऐसे ही उतरती चली जा रही यहाँ तक। ठीक, और यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। ठीक, अब फिर इसको आप सॉल्व कीजिए। अब उसके बाद भाग के बाद क्या करेंगे आप, गुणा, 15 पचे 75 और 31 माइनस 75। ठीक, अब जब आप 31 में से 75 घटाएंगे तो कैसे घटेगा, मैंने उस दिन आपको बताया था, घटाना वैसे ही होता है। कैसे,
75 माइनस 31। लेकिन अब इस बड़े वाले के साथ कौन सा चिन्ह यहाँ पर है, माइनस का है, तो वही चिन्ह साथ में उधर जाएगा। तो 5 में से 1 गए 4 और 7 में से 3 गए 4। ठीक, कितना आएगा 44। अब ये 44 जो आएगा किस मार्क में आएगा भाई, ये वाला मार्क बड़ा है, तो यहाँ पे क्या था 31 माइनस 75, तो यहाँ पे आएगा 44। और किसका आएगा 44, ये माइनस का 44 आएगा, ये माइनस का 44 आएगा। ठीक, और ये ब्रैकेट बंद। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई। अब देखिए मैं ये माइनस 44 ऊपर लेके चल रहा हूँ सवाल में आपके। अब ये छोटा ब्रैकेट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक, अब उसके बाद क्या है, उसके बाद मझला ब्रैकेट है, और यहाँ पे क्या है 30 माइनस, और इसमें क्या बचा था आपका माइनस 44। ठीक, अब ये मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट बंद। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, जब बीच में चिन्ह आ जाए तो जो चिन्ह है यही यूज होगा। ठीक है, गुणा आप यहाँ पे नहीं लगा देंगे। तो ये माइनस, अब जो बाहर चीज़ें होती हैं, मैंने आपको एक दिन बताया था कि ए बी प्लस सी है अगर, तो ए का क्या होता है, इसमें गुणा होता है, जो बाहर चीज़ें उसका अंदर वाले में क्या होगा, गुणा होगा। ठीक, ब्रैकेट हटने के बाद, अर्थात जब ब्रैकेट हटेगा तो सबसे पहले बाहर क्या है, ये माइनस है, और इसी माइनस का क्या होगा, इसके आगे क्या है माइनस, इस माइनस में गुणा होगा, और जब माइनस का माइनस में गुणा होता है भैया तो वो हो जाता है प्लस। अब ये कितना हो गया 30 प्लस 44, और 44 30 कितना होता है भैया 74 होता है। ठीक, 40 30 70, और उसमें 4 जोड़ देंगे आप तो कितना हो जाएगा 74। अब यहाँ तक की सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर ली, और ये क्या आ गया हमारा 74 आ गया। किसका 74, प्लस का 74 आया है। ठीक, अब यहाँ पर माइनस है, अब ये प्लस है, और प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस। अब आप सीधे ऐसे लिखिए 35 माइनस 74। यहाँ तक आपने सवाल सॉल्व कर लिए। बाहर क्या है आपका 48 भागे 35 माइनस 74। ठीक, हमने सबसे पहले क्या किया 4 से 60 भाग दिया, 15 आया, 15 पचे 75, 31 में से 75 घटाया, आपको कितना आया 44 आया। 44 को हमने माइनस के साथ किया तो 44 30 74 आया, और 74 हमारा प्लस का आया। अब ये 35 माइनस प्लस का 74, तो 35 माइनस 74 हो जाएगा। और जब हम 35 में से 74 घटाएंगे तो 14 में से 5 गए 34 में 74 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा 39 बचेगा। ठीक, कितना आएगा आपका 39 आएगा। कैसे, ऐसे करिए आप 74 और माइनस 35, 14 में से 5 गए 9, और 6 में से 3 गए 3, 14। ये कैसे हो जाता है 4 से 5 घटेगा नहीं, तो यहाँ से हम एक उधार लेकर इसको 14 बनाते हैं। और जो एक उधार आता है वो कभी एक उधार नहीं आता, वो हमेशा 10 उधार आता है। ठीक, और 10 और 4 14 हो जाता है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि ये पोजीशन इसके आगे है। जब भी किसी संख्या से आप उधार लेंगे तो हमेशा 10 उधार आता है। ठीक, अब ये जब यहाँ घटेगा भैया तो ये क्या आएगा माइनस का 39, और यहाँ क्या है 48 भागे माइनस का 39 आपके पास बचा है। अब भाग और माइनस का गुणा करना किसी ने सीखा हुआ है? कोई सीखा हुआ होगा तो हमको सिखा देगा। हमारे हिसाब से ये क्या होगा, ये होगा 48 बटे माइनस का 39। ठीक, कोई दिक्कत? और ये क्या कटेगा 3 13 बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 13 में 39, और 3 16 बार जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 16 बटे 13। मैंने कहा था जब नीचे माइनस रहे तो इसको आप सीधे ऊपर लेके चले जाइए। किस मेथड से? -1 का ऊपर नीचे गुणा करवा के। ठीक, अगर आप ऊपर नीचे -1 का गुणा करा दें सवाल में कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा। मैंने बताया जब ऊपर नीचे समान संख्या या से गुणा या भाग किया जाए तो भिन्न में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये आ गया आपका उत्तर, इसको आप नोट कर लीजिए। और ये सवाल अगर आपको ना समझ में आई होगी तो आप फिर से कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा से ये सवाल समझा दूंगा। सवाल नंबर 2 में सबसे पहले आप ब्रैकेट ढूंढिए, आपको ये छोटा ब्रैकेट मिल गया। अब यहाँ पे 5 भागे 8, 8 भागे 5 है। ठीक, तो सबसे पहले आप इसी को सॉल्व कीजिए। ये क्या हो जाएगा 8 बटे 5, क्योंकि 5 से सीधे 8 में भाग जाएगा नहीं, वो दशमलव में आएगा। अभी हमको दशमलव में चीज़ों को नहीं लाना है। और ये क्या हो जाएगा 38 माइनस 8 बटे 5 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए ब्रैकेट खत्म करने के लिए। 38 पंचे 190। ठीक, 38 पंचे 190 कैसे? पहले आप 30 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, वही 30 + 8 मैंने आपको शुरू में ही बताया था गुणा करने की विधि। 30 + 8 तो 30 पचे 150 और 8 पंचे 40, 150 और 40 कितना होता है 190 मिल गया आपको। 190 - 8 यानी
190 माइनस का 8 बटे का 5 एकम 5, अगर इसका बटे 1 मान लिया जाए तो हो गया। भिन्न आपको बताया जा चुका है, 182 बटे 5 आया ये। अब ये कितना आ गया, 182 बटे 5। हम इस ब्रैकेट को हटाते हैं, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, सीधे 182 बटे 5 लिखेंगे। तो हमने लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या था, ये भाग है आपका, ठीक, 105 भागे 15 गुणे 182 बटे 5 भागे 3। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब भाग का मतलब एक चीज़ और मैंने आपको बताया था कि आप 105 बटे 15 भी लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन चलिए आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे पहाड़ा पढ़िए। 15 सत्ते 105, 7 आ गया। अब ये भाग आप सॉल्व कीजिए। ये भाग क्या हो जाएगा, 182 बटे 15। क्यों? क्योंकि ये 182 बटे 5 और गुणे 1 बटे 3 हो जाएगा। याद है, इस भाग को अगर बदलना हो गुणा में तो क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, और ये 3 बटे 1 होता ही है, इसको पलट के 1 बटे 3 बना देते हैं। और यहाँ पे गुणे का क्या है, इसके पहले 7 है, तो 5 दिया ही 15, 182 गुणे 7 बटे 15, यही आपका आंसर आया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। फिर से देखते हैं एक बार, हमने सबसे पहले इसको 8 बटे 5 किया, और फिर जो 8 बटे 5 आया उसको हमने 38 के साथ 38 माइनस 8 बटे 5 को सॉल्व किया। हमारे पास क्या निकल के आया, 182 बटे 5। अब बाहर क्या था, 15 भागे 105 भागे 15 गुणे 15 से जब आपने 105 में भाग दिया तो आपको क्या मिला, 7 मिला। बीच में गुणे का चिन्ह था, हमने गुणे का चिन्ह रख लिया। अब यहाँ भाग का चिन्ह था आपके पास, तो ये भाग का चिन्ह उतरा। ये आपके पास 3 था, जब हमने 3 को पलटा तो 1 बटे 3 हो गया, और 3 का गुणा फिर नीचे सीधे हो गया, 3 पचे 15, 182 बटे 15 आ गया, और इसका हमने क्या किया, 7 के साथ गुणा करवा दिया। अब इसका अगर आप गुणा करना चाहें तो आप बेहद आसानी से कर सकते हैं। 100 सते 700 होता है, और 8 सते 56 होता है, तो यानी 7 5 12 1260 हो गया। अभी 2 बचा, 2 7 14, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1274 बटे 15, ठीक। अब इसको आप आसान भिन्न में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो 15 अट्ठे 120 74 और 15 चौका 60, यानी 84 सही 14 बटे 15, ये हो गया आपका आंसर, ठीक। समझ में आई बात? आप इन दोनों सवालों को एक बार अगर नोट करना चाहें तो नोट करके फिर से अपने मन से सॉल्व कीजिएगा। हो सकता है आप बेहतर परफॉर्म करें और तेज़ी से सवालों को सॉल्व करना सीख जाएं। तो दोस्तों, आज हमने बॉड मास सीखा। अब आपका लेक्चर लंबा हो रहा है और आप भी लेक्चर पढ़ते पढ़ते उबे ना, इसलिए मैं बॉड मास को यहीं फिनिश करता हूँ, ठीक। और इसके बाद मैं आपका जो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है इसको अगले लेक्चर में आपको पढ़ाऊँगा, ताकि आपको भी बहुत बोरियत ना महसूस हो और बहुत लंबा लेक्चर आपके लिए ना बने, क्योंकि यूनिट डिजिट पूरा का पूरा एक लेक्चर लेगा, ठीक। और इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, हमने आपको तीसरी टॉपिक क्या बताई थी, नंबर ऑफ जीरोज। अगर ये हमको टाइम लगेगा, मतलब अगर ये यूनिट डिजिट में अगर आपको थोड़ा भी टाइम बचता है तो मैं उसी में आपको नंबर ऑफ जीरोज समझा दूंगा, बेहद आसान है, एक लाइन का है। और इसके साथ जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे फैक्टर, यानी कि गुणनखंड, ठीक। और ये भी पूरा एक लेक्चर में जाएगा, क्योंकि गुणनखंड में भी काफ़ी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। आप इन तीनों को जब समझ जाएंगे तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम आपको, मैंने आपसे कहा था क्रमिक संख्या वाला जो फंडा है पूरा, क्रमिक संख्या का योग, लगातार क्रम से चलती संख्याओं का के वर्गों का योग, ये पूरा हम आपको एक लेक्चर में विद सॉल्व जो है पढ़ा देंगे। और जब ये एक लेक्चर आपका ख़त्म होगा, इसके बाद आपको क्या पढ़ाया जाएगा, लासा और मासा, ठीक। और ये जब लासा और मासा खत्म होगा तो उसके बाद का ही नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या होगा, सर्ट्स एंड इंडिसेस, ठीक। अर्थात घातांक और करड़ी, घातांक और करड़ी, ये भी पूरा एक लेक्चर से ज़्यादा ही लेगा, हो सकता है 2 लेक्चर में ये आपका जाए। कोशिश करूंगा कि एक लेक्चर में ही आपको मैं इसे पढ़ा दूं, भले लेक्चर थोड़ा लंबा बने। और इस घातांक और करड़ी के बाद हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल, और इसी के साथ हम क्या पढ़ेंगे, घन और घनमूल,
ठीक। अब बिना आप इतनी चीज़ें पढ़े अगर आप स्टेप वाइज स्टेप नहीं चलेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। देखिए बिना फैक्टर जाने, ठीक, बिना फैक्टर जाने आप इसको तो समझ जाएंगे, लेकिन आप लासा और मासा नहीं समझ पाएंगे, आप सर्स और इंडिसेस नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, आपको लासा मासा पता रहेगा तो आपको सर्स एंड इंडिसेस में भी थोड़ा आसानी होगी। और जब तक आप ये घातांक और करड़ी नहीं जानेंगे, आप वर्ग और वर्गमूल समझने में आपको थोड़ा समस्या हो सकती है। इसलिए हम पूरी चीज़ों को एक सेट में एक सीरियल वाइज पढ़ते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, और साथ साथ कोशिश किया जाएगा कि आपको नंबर ऑफ जीरोज इसी लेक्चर में ख़त्म किया जाए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक। इतनी गर्मी का माहौल है, आपके इसी शेयर लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें क्या होती है, थोड़ा ठंडक मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।